Good afternoon, students. So today we are intending to do a session on the target of JEE Advanced 2021, and the session will be related to the discussion of selected previous year questions. यहाँ पर हम लोग आज कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास करके 2019 एंड 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जेईई में रिसेंटली आ रहे हैं. विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑर्गेनिक में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चंस है, और हम उसी ट्रेंड को एक बार अंडरस्टैंड करके कुछ एंटिसिपेट भी करने की कोशिश करेंगे कि इस साल किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस सेशन. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड in the borax bead test of chromium 3 salt is due to. देखिए एकदम सिंपल बोरैक्स बीड टेस्ट पर क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर शायद पी ब्लॉक में ही आपको मिलने वाला है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट. तो बोरेट्स और मेटाबोरेट्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है. देखिए, व्हाट इज बोरैक्स बीड टेस्ट, व्हाट इज दिस बोरैक्स बीड टेस्ट. ये टेस्ट क्या होता है? तो अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन मेटल्स को डिटेक्ट करने का ये टेस्ट होता है. जैसे कि यहाँ पर क्रोमियम 3+ को टेस्ट किया जा रहा है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले यहाँ पर बोरैक्स बीड टेस्ट क्या होती है. ठीक है, तो फॉर दैट वी विल टेक बोरैक्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स? बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na4 Na2 B4 O7.7H2O. This is borax. जब हम बोरैक्स को हीट करते हैं, when we heat borax, it undergoes dissociation. ये गर्म करने के बाद ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसको लूज करता है सबसे फर्स्ट स्टेप पे, and it produces Na2 B4 O7. Upon further heating, it produces sodium metaborate plus boric anhydride. This particular species which is formed over here is responsible for the borax bead test. हम इसका इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर जो anion present है metaborate, this is responsible for the exhibition of borax bead test. तो जब हम इस particular anion को chromium 3+ के साथ रिएक्ट करते हैं, if we react it with chromium 3+, Cr3+ with metaborate, it produces CrBO2 whole thrice salt. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए. The correct answer would be option number A. तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमको क्या समझ में आता है? Let us try to understand कि यहाँ पर एग्जामिनर हमसे क्या अपेक्षा रखता है और हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी चीजों का हेल्प लेना पड़ा. तो इट इज एन क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन उठा के दिया गया है. एनसीईआरटी में आपको ये रिएक्शन मिलेगी और वहां पर लिखा भी गया है कि बोरैक्स बीड टेस्ट में हम लोग मेटाबोरेट आयंस का यूज करते हैं. दिस आयंस आर यूज्ड इन बोरैक्स बीड टेस्ट. अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट करके अलग अलग कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है. ठीक है, व्हाई बोरैक्स बीड टेस्ट इज वेरी मच पॉपुलर और वेरी मच वेल नोन? द रीजन इज दैट इट प्रोड्यूसेस कलर्ड कंपाउंड्स एंड द बेस्ट टेस्ट इज द टेस्ट इन विच कलर इज प्रोड्यूस्ड. तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे भी कलर से रिलेटेड कुछ भी चीज आती है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे कलर्ड कंपाउंड्स जो बन रहे हैं उसको याद रखना कितना टफ बात है. बट एक्चुअली स्पीकिंग जब हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि जहां पर कलर चेंज होते हैं और वहां पर हमको सिर्फ देख के ही पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट है. इट इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड समथिंग एक्सपेरिमेंटली. इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. कंसेप्चुअली देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. आपको पता होना चाहिए कि बोरैक्स बीड टेस्ट क्या होती है और बस मेटाबोरेट आयन के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, ओके.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कैलामाइन, मैलाचाइट, मैग्नेटाइट, क्रायोलाइट, ठीक है, ये सभी आपको क्या दिए हुए हैं? ओर्स दिए हुए हैं, या फिर आप इनको मिनरल्स बोल सकते हैं। ये कौन से अलग अलग कंपाउंड्स या फिर मेटल्स के मिनरल्स है, इस पर यह सवाल पूछा गया है। दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। जस्ट द पॉइंट इज दैट यू शुड नो कि कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर और कौन से मेटल की होती है। बस इतना ही तो सवाल है यहाँ पर, दूसरा तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ओके, तो मैलाचाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एक दो फॉर्मूलेस की मदद से भी आप देख सकते हैं इसको। मैलाचाइट, मैग्नेटाइट, क्रायोलाइट तो हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, हम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में क्रायोलाइट का एक्सटेंसिव इस्तेमाल करते हैं। तो Na3Al F6 इज क्रायोलाइट, ये दो ऑप्शंस में दिख रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और इस डी ऑप्शन में भी दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, मैग्नेटाइट, मैलाचाइट, कैलामाइन। मैलाचाइट किसकी ओर होती है? कॉपर की ओर होती है, CuCO3.CuOH ट्वाइस। दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज मैलाचाइट। ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे किसी ऑप्शन में ही नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाय द वे, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 होता है, ठीक है। इट इज अ मिक्स्ड ओर, ये Fe2O3 एंड FeO दोनों का मिक्सचर है, दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है, FeO and Fe2O3. This is magnetite. And obviously calamine is the ore of zinc. Zinc कार्बोनेट की ओर होती है ये, इसका फॉर्मूला ZnCO3। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज सी, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। तो हम सेक्शन ए को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन था सिंगल करेक्ट था, ये भी जो क्वेश्चन है वो सिंगल करेक्ट है, ठीक है। तो अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन। एनसीईआरटी में आपको ये सारे फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। जस्ट द क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। एंड जितने भी मेटल्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये सभी मेटल्स हमारे लिए इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स है। जैसे कि आयरन की ओर मैग्नेटाइट के बारे में पूछा गया है, कॉपर जिंक के ओर्स के बारे में है, फिर सोडियम या फिर आप क्रायोलाइट बोल सकते हैं Na3AlF6, ये एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन करते वक्त जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस लगाते हैं, उस प्रोसेस में हम लोग इसको ऐड करते हैं। रीजन क्या होता है इसको ऐड करने का? सो दैट वी कैन डिक्रीज द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं। तो ज्यादा कुछ हमको अलग से नहीं करना होता है, जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है उसको पहले अच्छे से करना होता है, फिर ऑब्वियसली हम आगे की चीजों को भी स्टडी करेंगे। अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं किस प्रकार से है। लेट अस मूव अहेड। ओके, इस क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। शायद थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है, मैं आपके लिए रीड करता हूँ। मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट क्या है? ये एक सोप का फॉर्मूला है। सोडियम स्टीरेट इज अ फॉर्मूला ऑफ अ सोप, इट इज अ कंपाउंड यूज्ड इन सोप्स, ठीक है। एंड इट इज ऑब्वियसली आयोनिक विच बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बोल रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, सही बात है। is recorded at varying concentration C of sodium stearate. Which of the following plots provide the correct representation of micelle formation? मतलब ये शुरुआत में बोल रहे हैं कि अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। जब हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं, एक सिचुएशन पर हम अराइज करते हैं जहां पर क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है। What is that critical missile concentration? It is the concentration at which or above which the different electrolytic particles are going to aggregate together and form a aggregate molecule called missile. और इसी की वजह से वो सोप की तरह बिहेव करना, सोप एक्शन दिखाना स्टार्ट करता है। तो अभी हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम का ग्राफ क्या होता है। तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलार कंडक्टिविटी का ग्राफ विथ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, विथ डाइल्यूशन मोलार कंडक्टेंस इंक्रीजेस। अगर इस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन की डायरेक्शन उल्टी होती है। जब हम डाइल्यूट करते हैं तो मोलार कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। तो ग्राफ इज लाइक दिस। हम इस ग्राफ को जनरली उल्टी दिशा में पढ़ते हैं, हम डाइल्यूशन को स्टडी करते हैं।
बट ग्राफ तो यही ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस। और इसको जब हम एक्सट्रापोलेट करते हैं तो हमको लैम्डा इंफिनिटी या फिर लैम्डा नॉट भी मिल जाता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन 0। क्वेश्चन यहाँ पर इसका नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पर, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर ये इलेक्ट्रोलाइट अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये मिसल फॉर्मेशन कर चुका है। अब क्योंकि मिसल फॉर्मेशन होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक पार्टिकल्स, खास करके स्टीरेट के पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे और एक जगह आकर एक सिंगल बड़ा मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ड्रॉप करेंगे और उसकी कंडक्टिविटी भी ड्रॉप हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ऐसे ग्राफ हमको कहाँ पे दिख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ग्राफ इस पोर्शन को तो सही बता रहा है, इस पोर्शन को तो सही बता दिया, पर ये अगला वाला पोर्शन गलत है। ये तो फर्स्ट वाला पोर्शन ही गलत बता रहा है, ठीक है, दैट इज रॉन्ग ओवर देयर। ये ग्राफ सही लग रहा है हमको। व्हेन वी प्लॉट मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, शुरुआत में ये क्या हो रहा है, शुरुआत में डिक्रीज हुआ और फिर सडनली बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिसल। तो अगेन वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर कि कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट पर सवाल नहीं है, या फिर बोल सकते कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन न्यूमेरिकल वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इट इज सिंपल फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन wherein two chapters are combined together। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां पर हमको मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ पता होना चाहिए, दूसरा हमको सरफेस केमिस्ट्री से मिसल फॉर्मेशन की कंसेप्ट पता होनी चाहिए। दो कंसेप्ट्स को मिक्स करके इन्होंने एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन बना दिया, सिंपल कंसेप्ट का क्वेश्चन बना दिया, ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल राइट, अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं ये उस जनरल ट्रेंड को ब्रेक करने वाला क्वेश्चन है। जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर हमको बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स, बहुत ज्यादा लॉजिक और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस को करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इज नॉट ऑफ दैट लेवल विच इज यूजुअली आस्क्ड। उस प्रकार के भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, और मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ पर क्यों डाला है, because I want to stress on a fact that this question cannot be solved on the basis of the concepts that we study in regular classes। हम उससे solve नहीं कर सकते। by that I mean to say, हम यहाँ पर resonance, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी कंसेप्ट्स को एक साथ लगा भी देंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व होगा और ओवरऑल आंसर यहाँ पर नहीं आ सकता। आप ट्राई करके देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल और थर्ड मॉलिक्यूल, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, बट ये जो थर्ड वाला मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा एरोमेटिक वाला सिचुएशन है, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, इसका कंपैरिजन इन सब के साथ हम कर ही नहीं सकते, कंसेप्ट्स मैच नहीं करती वहां पर, ठीक है। we can compare 1 2 and 3, sorry 1 2 and 4, but comparison of third with these is difficult over here, actually we cannot do that। so यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही जब कुछ चीजें अलग अलग डोमेन से दी जाती है, जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि ये बेंजोइक एसिड है, एरोमेटिक एसिड है। अब इनके कंपैरिजंस को हम लोग डायरेक्टली एक लिस्ट के थ्रू याद रखते हैं, हमारे पास एक पीकेए की लिस्ट होती है, दैट लिस्ट इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू चेक, एंड देन ओनली फर्दर हम क्या करते हैं, उस लिस्ट के हिसाब से, फर्स्ट उस लिस्ट के हिसाब से चेक करते हैं और उसके हिसाब से जो आंसर्स आते हैं उसको करने के बाद फिर हम हमारे बाकी के कंसेप्ट, जैसे कि एरोमेटिसिटी हो गया, रेजोनेंस हो गया, ठीक है, साइज का पैरामीटर हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैरामीटर हो गया, इन सभी पैरामीटर्स को हम बाद में लगाते हैं। शुरुआत में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, शुरुआत में हम लोग लिस्ट का ही यूज करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन लिस्ट से दिया गया है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ऑल्दो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ रिमेम्बरिंग द लिस्ट ओवर हियर, हमको वो लिस्ट याद रखनी होती है। तो होपफुली ये लिस्ट आप सभी के पास होनी चाहिए कि इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पीकेए वैल्यू क्या होता है। बाय द वे आप के वैल्यूज को भी याद रख सकते हैं, एक्चुअली इतना याद रखने का पॉइंट नहीं है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट की सबसे ज्यादा है। अगर मैं के ए की बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट के ए, पीके में ये उल्टा होने वाला है, पीके में नंबर 1 सबसे लास्ट में जाएगा, 1 के बाद 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है।
ये हमको लिस्ट से पता चलता है. देयर इज अ लिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, ठीक है. एक लेवल पर हम लोग इस क्वेश्चन को एक पॉइंट तक सॉल्व कर सकते हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर. यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी. उसके हिसाब से हमको 1, 2 एंड 4 का कंपैरिजन आ गया, बट वेयर इज 3? This cannot be done upon the basis of hybridization and you cannot comment about ये रेजोनेंस इधर चल रहा है, बोल सकते हैं रेजोनेंस है, ऊपर से OMe ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एसिडिटी को थोड़ा सा कम करता है, बट हम इसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी को ज्यादा ही बोलते हैं. तो ये लिस्ट से ही आने वाला क्वेश्चन है. तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एसिडिटी और बेसिसिटी की एक लिस्ट दी जाती है, वो लिस्ट को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है. मैं आपको वैल्यूज याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आई एम आस्किंग यू टू रिमेम्बर द ऑर्डर और द सीक्वेंस इन विच दिस डिफरेंट एसिड्स आर अरेंज्ड इन देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, ऑलराइट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4. ऐसा कौन सा ऑप्शन है 1 2 3 4? ये रहा, बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव अहेड. ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखिए. अभी इस क्वेश्चन को आप लोग डी ब्लॉक का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, आप इसको पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, आप इसको केमिकल बॉन्डिंग का भी बोल सकते हैं. जहां पर रखना आप उसको रखिए, कंसेप्ट को समझते हैं. टिन क्लोराइड है. क्या है? टिन क्लोराइड. क्यू इज अ टिन क्लोराइड. बाय द वे टिन के दो ही तो क्लोराइड्स हैं हमारे पास. वी हैव ओनली 2 टिन क्लोराइड्स, SnCl2 एंड SnCl4. इन दोनों में से कुछ तो है. ठीक है, इन दोनों में से कुछ तो है. टिन क्लोराइड है, Q है, undergoes following reaction, they are not balanced. All right, Q is reacting with Cl minus to produce X. Q is reacting with Me3N to produce Y. Q is reacting with CuCl2 to produce Z and CuCl. देखिए, ये जो थर्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन से हमको हिंट मिलता है कि हमारा Q क्या होना चाहिए. इस रिएक्शन को अगर हम नोटिस करते हैं तो ये रिएक्शन किसकी रिएक्शन है? ध्यान से देखिए, Q की CuCl2 के साथ रिएक्शन है. Q reacts with CuCl2 to produce एक कंपाउंड Z बना दिया प्लस CuCl. अब यहाँ पर क्लियर कट दिखता है कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो +1 में जा रहा है. दैट मीन्स दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. तो हम ऑब्वियसली गेस कर सकते हैं कि Q to Z क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि Q अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो कौन से पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है? हमने Q के दो ऑप्शंस बोले थे, SnCl2 SnCl4. SnCl2 में Sn+2 है, SnCl4 में +4 है. +4 का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, नॉट पॉसिबल. जबकि इसका ऑक्सीडेशन करके हम +4 में जा सकते हैं, SnCl4. सो होपफुली यही रिएक्शन हो रही है और ये नहीं हो रही है, तो हमारा Q डिसाइड हो चुका है. What is Q over here? Q in this situation is SnCl4. Sorry, SnCl2. SnCl2 है, जिसका ऑक्सीडेशन होके Z क्या बन रहा है? Z बन रहा है SnCl4. ठीक है, तो ये हमको दो चीजें पता चल गई. We got Q, we got Z. All right. अब हम ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके, और एक लाइन दिया है, X is a monoanion having pyramidal geometry. X के बारे में बात हो रही है, हमको Q पता चल चुका है. Q Cl- के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाने वाला है? Q is nothing but SnCl2. It will react with Cl-. Tin has vacant d orbital. Cl- उसके vacant d orbital में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और SnCl3 का फॉर्मेशन होगा. इसके बारे में बोल रहा है कि पिरामिडल ज्योमेट्री है. पिरामिडल, दिस इज पिरामिडल ज्योमेट्री. तो इससे क्या पता चला? ये बिल्कुल अमोनिया की तरह ज्योमेट्री है, मींस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी फाइंड कर सकते हैं. Sn है, ठीक है, इसके पास 3 Cl- है, 3 Cl- है, ठीक है, और इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स तो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे और एक ऑर्बिटल में लोन पेयर भी प्रेजेंट है. तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा स्टूडेंट्स? लोन पेयर है क्या इसके पास? बाय द वे
टिन कौन से पीरियड में आता है? तो टिन कार्बन ग्रुप 14 में आता है, ग्रुप 14। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो पहले तो इसने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया था, तब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी थे। अभी तो क्लोरीन ने वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक कर दिया है, ये क्लोरीन वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक है, तो एक लोन पर बाकी है। इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ज्योमेट्री पिरामिडल है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया? एक्स के बारे में डिस्कस किया। दिस वाज अबाउट एक्स, मोनो अनायन। नेक्स्ट बोल रहा है वाई एंड जेड आर न्यूट्रल। जेड तो हमने डिसाइड कर लिया है, SnCl4 है, वो तो न्यूट्रल है। वाई के बारे में बात करते हैं। क्यू जब Me3n के साथ रिएक्ट करता है तो वाई बनता है। कौन सी रिएक्शन होगी ये? लुईस एसिड बेस रिएक्शन। दिस शुड बी अ लुईस एसिड बेस रिएक्शन। SnCl2 जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, और हमारा नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर्स है, ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप से, तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। और यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। दिस इज योर वाई, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। द सेंट्रल एटम इन X is sp3 hybridized. This is X. Central atom in X which is tin is sp3 hybridized. This is correct. ये जो ऑप्शन है ये सही है। ये मोर देन वन करेक्ट का सवाल है, हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन वाई। वाई अभी हमने यहाँ पर लिखा, ये देखिए ये वाई है, इट हैज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, करेक्ट। लुईस एसिड बेस की रिएक्शन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां पर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन जेड इज +2। जेड हमने क्या बोला है? जेड इज SnCl4, इसमें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +2 बोल रहा है, तो ये गलत है। एंड लास्ट, द सेंट्रल एटम इन जेड has one lone pair of electrons. Z is SnCl4, Z is SnCl4। तो Sn ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिया है, तो इट हैज नो लोन पेयर लेफ्ट। उसके पास कोई लोन पेयर लेफ्ट ही नहीं, ये बोल रहा है वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गलत। तो इसका आंसर A एंड B है, A एंड B। Okay, so again inorganic chemistry का क्वेश्चन, what are we understanding from here? सिंपल 2-3 कंसेप्ट्स को जोड़ के उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हम सभी को पता ही होना चाहिए कि हम जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। दैट इज नॉट द थिंग दैट वी कैन डू, ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैंड अलोन किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन आना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही रेयर सिचुएशंस में ऐसे होने वाला है एक ही चैप्टर पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया। जनरली हम लोग देखते हैं कि 2-3 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स, अलग अलग कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हमने एक भी कंसेप्ट को छोड़ दिया है और पता नहीं कि बड़े क्वेश्चन में उस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, तो हमको वो नहीं आएगा, ऑल्दो हमको बाकी सारी चीजें आती है। तो हियर ईच एंड एवरीथिंग वाज इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी एक Q Me3n के साथ रिएक्ट करके Y बनाता है, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंसेप्ट थी, एसिड बेस का फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का सिचुएशन। आप केमिकल बॉन्डिंग में भी इस चीज को पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, खास करके केमिकल बॉन्डिंग में आती है क्योंकि लुईस एसिड बेस की रिएक्शन है वो। तो एक छोटी सी कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग से इस्तेमाल हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन के भी कंसेप्ट है ये। इस रिएक्शन, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन से, इसी रिएक्शन से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हमको पता करना था कि क्यू की कौन कौन सी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं और इस रिएक्शन में क्या फिट करता है। 2-3 अलग अलग कंसेप्ट्स को मिक्स करके इन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्यूजन ऑफ MnO2 with KOH in presence of O2 produces a salt W। तो ये हमारा D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक का क्वेश्चन है ये। MnO2 KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं in presence of O2। This is the reaction for the preparation of मैंगनेट आयंस। हम यहाँ पर पोटेशियम मैंगनेट और फर्दर पर मैंगनेट का सिंथेसिस प्रोडक्शन कर सकते हैं। MnO2
KOH O2 की प्रेजेंस में K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट देता है, इसमें मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, ये हमको बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम ऑब्वियसली कहा जाने वाले हैं +6 से +7 में जाएंगे, मतलब हम KMnO4 का फॉर्मेशन करेंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट। yields another salt X, इसको ये X बोल रहे हैं, इसको ये W बोल रहे हैं। नेक्स्ट, the manganese containing ions present in W and X respectively are Y and Z। तो इसके अंदर जो मैंगनीज का आयन है जो कि Mn+6 है, इसको Y बोला जा रहा है। इसके अंदर जो मैंगनीज का आयन है जो कि +7 है, इसको Z बोला जा रहा है। अब प्रश्न पढ़ते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर क्या है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इन एक्वियस एसिडिक सॉल्यूशन Y undergoes, ये रहा, disproportionation reaction to give Z, ये and MnO2, सही है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि Mn+6 जो है इसका ऑक्सीडेशन होके +7 में जा सकता है, रिडक्शन होके +4 में जा सकता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है इसकी, MnO4 2- upon disproportionation, this reaction is mentioned in NCERT, upon disproportionation produces MnO2, ये reduce हो गया, and MnO4- oxidize हो गया, disproportionation reaction। तो our first option is correct। Both Y and Z are colored and have tetrahedral shape। ओके, Y and Z के बारे में बात हो रहा है, इनके अंदर जो मैंगनीज के आयन है, मतलब MnO4- 2 and MnO4-, ठीक है। चेक करते हैं, Mn लिखाई है यहाँ पर, इसी के नीचे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या स्ट्रक्चर होगा, मैंगनीज है, इसके आजू बाजू हमको 4 ऑक्सीजन के एटम्स रखने हैं और 2- चार्ज रखना है। There are 2 ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन विद -1 and -1 चार्जेस। मैंगनीज के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 3d5 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब उनमें से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स का तो उसने यहाँ पर यूज किया है और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर दिया है, ये अभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। All right, so what is the hybridization? We can see there are 4 sigma bonds, hybridization, sigma plus lone pair, there are 4 sigma bonds, no lone pairs, 4 का मतलब ये sp3 hybridized tetrahedral geometry, जबकि जो MnO4- है ये वाला, इसका स्ट्रक्चर Mn डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो एंड O- है, ठीक है। अब ये क्या करने वाला है, इसका भी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो वी कैन सी देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स, नो लोन पेयर 4, अगेन इट इज sp3 hybridized tetrahedral geometry। नेक्स्ट, these both the ions or the compounds of these ions are colored and the reason for the color is different। यहाँ पर कलर एग्जिबिट करने के 2 रीजंस होते हैं, ये सभी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो कलर एग्जिबिट करने के पीछे 2 रीजंस होते हैं। रीजन नंबर 1 क्या होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है, लोअर से हायर, फिर जब हायर से लोअर आएगा तो लाइट को एमिट कर देगा, ठीक है। तो बहुत सारे मेटल्स या फिर बहुत सारे कंपाउंड्स इस प्रकार के रीजन की वजह से कलर को एग्जिबिट करते हैं। जबकि इसके अलावा भी और एक रीजन होता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड, इसमें मैंगनीज का तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये तो कलरलेस होना चाहिए, बट इट इज कलर्ड। और इसके कलर के पीछे जो रीजन है, ये नेगेटिव चार्ज है। सिर्फ नेगेटिव चार्ज होने से कलर थोड़ी होता है, इट इज इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है। अब ये रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज हो रहा है, इट इज मूविंग, बिकॉज ऑफ दैट इट शोज कलर।
सिमिलर रीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो डिलोकलाइजेशन है, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड्स दिखाते हैं, दे प्रोड्यूस कलर्ड कंपाउंड्स। तो बोथ Y and Z are colored and have tetrahedral shape. This is also correct. Next, Y is diamagnetic in nature and Z is paramagnetic. तो diamagnetic और paramagnetic कब आते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं। जब हमारे पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट्स? +6 है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अगर आप +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखते हैं, if you write +6 and +7 oxidation state, manganese का भी मैंने atomic number 25, configuration argon 3d5 4s2 बताया है। Mn+6 में क्या होने वाला है? पहले तो S से इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 और फिर 4 इधर से, it will remain 3d14s0, जबकि Mn+7 में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के चले जाएंगे 3d04s0. Now it has only one electron. This is an unpaired electron. This unpaired electron produces paramagnetic behavior. इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो, या फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक की सिचुएशन है। डायमैग्नेटिक। तो दिस इज Mn+6, मतलब ये Y है, ये Z है, तो Y इज पैरा, Z इज डाई। ये क्या बोल रहा है? Y इज डाई बोल रहा है, Z इज पैरा। ये गलत बोल दिया, ये उल्टा बोल रहा है, दिस इज रॉन्ग। Z इज डायमैग्नेटिक ना, Z तो ये वाला सिचुएशन है, ये रहा Z, +7 तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, ये गलत बोल दिया। नेक्स्ट, बोथ Y and Z, in both pi bonding occurs between p orbital of oxygen and d orbital of manganese. Yes, that is also correct. देखिए मैंगनीज का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर जो s और p के 3 ऑर्बिटल है, टोटल 4 ऑर्बिटल, सभी तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए। तो फिर ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? ऑल दिस पाई बॉन्ड्स आर जनरेटेड बाय p pi d pi bonding, p orbital of oxygen, d orbital of manganese। दोनों सिचुएशंस में p pi d pi बॉन्डिंग हो रही है। तो both Y and Z, pi bond occurs between p orbital of oxygen, d of manganese. This is also correct. A, B and D. A, B, D. So again, one more question from inorganic chemistry. मैंने जानबूझ के बहुत सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के भी थोड़ी देर के बाद आगे आएंगे क्वेश्चंस बहुत सारे। ये इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस लेने के पीछे मेन रीजन क्या है कि बहुत सारे बच्चे इनऑर्गेनिक से डरते हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, जिनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ वो चीजें याद रखनी चाहिए। इफ वी नो दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इज वेरी इजी टू राइट द आंसर्स। अगर हमको पता ही नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एंड ऐसा भी नहीं है कि जो चीजें हमको पता होनी चाहिए वो बहुत सारी है या फिर बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स होते हैं, बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स है। केमिकल बॉन्डिंग हमारा बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए, बहुत अच्छा हमारा टॉपिक होना चाहिए वो। अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग में मेहनत किया है तो बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे लिए इतना ज्यादा टफ टास्क नहीं रहता है। ऑब्वियसली हमको बहुत सारी चीजें मेमोराइज भी करनी पड़ती है, बट 50% और मोर of that work is done if we do chemical bonding properly, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट हर इनऑर्गेनिक के चैप्टर में आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, जीओसी में भी हमको केमिकल बॉन्डिंग लगती है, तो केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो उसका हर जगह पर एप्लीकेशन हमको दिखने मिलता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए ये सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सिर्फ एक छोटी सी कंसेप्ट को पूछ रहा है वो आपसे, कि वो ये है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया है इसके एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है?
when a particular compound is getting prepared or produced or synthesized from the elements of that particular compound in their elemental state, उसके एलिमेंट्स उनके एलिमेंटल या फिर नेटिव स्टेट में जैसे पाए जाते हैं, उनसे स्टार्ट करते हुए जैसे जब भी हम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को बोला जाता है फॉर्मेशन रिएक्शन, और उस रिएक्शन की एंथैल्पी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, लेट्स लुक एट दिस। बाय द वे, देयर इज वन मोर पॉइंट कि हमेशा प्रोडक्ट हम 1 मोल ही बनाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो 1 मोल के लिए बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट चीज उसी पॉइंट पर है, वाटर का जो फॉर्मेशन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, ये बिल्कुल सही है, बट एक ही चीज में गड़बड़ कर दिया, वो ये है कि ये 2 मोल्स बना दिया। स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन शुड बी सच दैट वी प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट 2 और एनी अदर वैल्यू। हमको 1 मोल ही प्रोडक्ट चाहिए, स्टोइशियोमेट्री उस प्रकार से होनी चाहिए। इस छोटे से रीजन की वजह से ये गलत है, छोटा सा ही रीजन है कि गलत तरीके से हमको ये रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री को लिख के दिया है। अगर ये H2 plus half O2 gives H2 होता तो it would have been the correct answer. Let's move ahead. कार्बन गैस नहीं, कार्बन ग्रेफाइट स्टेट में लेते हैं, उसका जो नेटिव स्टेट है वो ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड होता है वो, तो ये इधर ही गलत हो गया। ये सही दिया हुआ है बट इसको आगे स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, ओजोन का फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन गैस O2 नेटिव स्टेट, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बैलेंसिंग बराबर क्या है कि इधर 1 है क्या, बिल्कुल सही, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेट अस लुक फॉर द लास्ट ऑप्शन। SO2 का फॉर्मेशन है, SO2 सल्फर और ऑक्सीजन से बनेगा, सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक सल्फर, एंड ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में। स्टोइशियोमेट्री बराबर है क्या, ये 1 है क्या, बिल्कुल सही, तो सी एंड डी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सी डी। अगेन सिंपल कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन था, कंसेप्ट्स के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। One more question, very simple straightforward question of gaseous state physical chemistry. दो फॉर्मूलाज बोल सकते हैं उसके बेसिस पे पूछा गया, सिंपल फॉर्मूलाज है। एक है रूट मीन स्क्वायर स्पीड आरएमएस वेलोसिटी, एंड दूसरा है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी। इन दो वेलोसिटीज या फिर दो टर्म्स के फॉर्मूलेज के बेसिस पे क्वेश्चन है। Now what is RMS velocity? URMS. URMS का क्या फॉर्मूला है और हमारी काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी तो सभी स्टूडेंट्स को पता होती है, 3/2 RT। RMS वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? √3RT/2m। ओके, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? RMS वेलोसिटी इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर is increased 4 times। टेम्परेचर को 4 टाइम्स कीजिए, आरएमएस वेलोसिटी डबल होगी, सही है। The energy is doubled when temperature is increased 4 times, गलत। टेम्परेचर 2 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स होगी, टेम्परेचर 4 टाइम्स करेंगे ये भी 4 टाइम्स होगा, ये गलत बोला है, इधर 4 टाइम्स होना चाहिए। Energy at a given temperature does not depend upon molecular mass. Yes, correct. It depends only upon temperature. RMS velocity is inversely proportional to the square root of its molecular mass. तो टू सिंपल फॉर्मूलाज के बेसिस पर गैसियस स्टेट के दो सिंपल फॉर्मूला है, या फिर आप ये फॉर्मूलाज फिजिक्स में भी पढ़ते हैं केटीजी में, ठीक है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बोलिए, फिजिक्स का बोलिए, सिंपल फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन था। सच क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन एडवांस, बट एक आध दूसरे क्वेश्चंस होते जरूर है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग पर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हमको एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है, जेई में ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में आते ही आते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल दिया है। आइडेंटिफाई ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इन्होंने वो ऑल 4 बोल के हमारा काम आसान कर दिया, मतलब अगर एक भी नहीं देगा तो वो ऑप्शन कैंसिल करना है, तो हम बस उस एक को ढूंढने की कोशिश में लगे रहेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस को कैंसिल करें। हम करेक्ट को ढूंढने तो वाले ही है,
और हम गलत ऑप्शंस को पहले कैंसिल आउट करना पसंद करेंगे इस क्वेश्चन में। तो विच पजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट बोल रहा है, तो देखिए इस ऑप्शन में CO2 गड़बड़ हो गया, इधर CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होने वाला है μ0, तो इस वजह से ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ठीक है, ओके नेक्स्ट वाला देखिए BF3 का भी गड़बड़ है। ये देखिए BF3 बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ 120 डिग्री पर सारे वेक्टर्स अलाइंड है, डाइपोल्स अलाइंड है, μ0 होने वाला है, इस वजह से ये ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, ओके अब ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हमको एनालाइज करना चाहिए। NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ NO2, इट इज बेंट शेप, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आने वाली है, इट वुड बी नॉन जीरो। अमोनिया पिरामिडल शेप आप लोग जानते हैं, इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है, पिरामिडल शेप है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। POCl3 फॉस्फोरस इज इन सेंटर, डबल बॉन्ड O और 3 साइड से क्लोरीन, ये भी कैंसल आउट नहीं होने वाला है। CHCl3 एक कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है जो डाइपोल मोमेंट दिखाता है, तो दिस इज करेक्ट, सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। व्हाट अबाउट दिस SO2, अगेन इसी की तरह शेप है, S डबल बॉन्ड O बेंड शेप होता है इसका, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन, ये भी डाइपोल मोमेंट दिखाएगा। H2SE वाटर की तरह शेप है इसका, ये भी डाइपोल मोमेंट दिखाएगा। BrF5 ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 5 के साथ तो उसने बॉन्ड बना दिया है, तो 5 के साथ बॉन्ड बन चुका है और एक लोन पेयर बाकी है, तो इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल है, लोन पेयर है, यहाँ पर सारे वेक्टर्स कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो ये भी हमारा सभी के सभी चारों मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट दिखाने वाले हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। B एंड D इज द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर फटाफट A और C को कैंसिल आउट कर दिया, टाइम सेविंग करना है हमको, हम CO2 और BF3 को भली बातें जानते हैं कि क्या होने वाला है, इसको कैंसिल कर दिया, फिर बाकी दोनों ऑप्शंस को स्टडी किया, तो हमको 8 मॉलिक्यूल्स का तो करना ही पड़ेगा, बगैर वो कि हम ये करेक्ट आंसर पर राइज नहीं कर सकते। देयर वर 8 मॉलिक्यूल्स, वी हैव टू डू इट फास्ट कि ये 8 मॉलिक्यूल्स का क्या होने वाला है, सभी के सभी दिखाते तो दोनों ऑप्शंस टिक हो गए। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, हाँ ये बात मुझे जरूर आपसे डिस्कस करनी है कि जेई एडवांस की एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, अगर हम स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं करना जानते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस एग्जामिनेशन, तो इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हमको याद होने ही चाहिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। देखिए, ऑल्दो इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, इट डिमांड सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू, कि आपको यहाँ पर जो एमिशंस होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस को पढ़े तो कुछ तो ऐसे दिख रहा है कि डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये बीटा की बात कर रहा है, ये गामा रेज की बात कर रहा है, और ये आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, तो हमको ये पार्टिकल्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये इसके मतलब क्या होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, विद दिस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके पास यूरेनियम 23892 है, यू हैव यूरेनियम 92238, इससे हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, थोरियम 9234, थोरियम 9234। अब ये कैसे हो रहा होगा, तो एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर 2 का डिफरेंस है, मास नंबर 4 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल का लॉस हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स का लॉस हुआ है। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, दे आर डबली चार्ज्ड हीलियम, डबली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये जो बोल रहा है X1 अल्फा पार्टिकल से ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
थोरियम को हम आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर 91 टू 34 तक, एटॉमिक नंबर 91 एंड 234। ये कब पॉसिबल है? जब हमारा एटॉमिक मास सेम रहता है और एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कब पॉसिबल होता है? जब हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हो। बीटा, व्हाट इज बीटा? E -10, E -10। तो ये E -10 या फिर बीटा पार्टिकल्स है। तो बीटा पार्टिकल्स का जब यहाँ से लॉस हो जाएगा तो हमको क्या मिलने वाला है? ये नेक्स्ट स्टेज पर हम आने वाले हैं। तो X2 इज बीटा, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमको ये Z के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हमको उसका एटॉमिक मास पता है, तो हम उससे कुछ तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप X3 का लॉस होके हम कहाँ पहुंच रहे हैं? Z234। तो यहाँ से क्या समझा? मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर का क्या हो रहा है अभी हमको पता नहीं है। एंड इफ वी मूव वन स्टेप अहेड, X4, तो 230 90 थोरियम तक पहुंच गए, 90 230, ठीक है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक नंबर कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीटा पार्टिकल तो और एक बार है, ये तो श्योर शॉट है, बीटा पार्टिकल और एक बार है। यहाँ पर मास भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर बीटा पार्टिकल थोड़ी हो सकता है। दिस कैन नॉट बी बीटा पार्टिकल बिकॉज मास इज चेंजिंग, दिस हैज टू बी अल्फा, इसको अल्फा तो होना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा का लॉस हो रहा है यहाँ से, तो फिर ये ऑटोमेटिकली किसका मास का 4 का डिक्रीज हो गया और एटॉमिक नंबर 2 का डिक्रीज, मतलब ये 92 होगा, ये क्या होगा? 92 होगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये 91 से 92 जा रहा है, मतलब ये बीटा है, मास सेम, एटॉमिक नंबर में इंक्रीज, तो ये बीटा पार्टिकल। X3 इज बीटा एंड X4 इज अगेन अल्फा पार्टिकल। X3 इज बीटा, X4 इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। X3 का इन्होंने आंसर गामा बोल रहे हैं, नहीं, Z इज आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, Z ये रहा, ये यूरेनियम का आइसोटोप है क्या? Z देखिए, मास एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर 92, मतलब ये दोनों क्या है आपस में? आइसोटोप्स है। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is true? करेक्ट कौन सा है पूछ रहा है। ओके, तो ये ऑप्शंस को पढ़ के हमको करना है, ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक से है। मोनोसैकेराइड्स कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अरे मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड है, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड कीटोन्स दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, सही बात है, कैनॉट बोल रहा है, दिस इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करके क्या देता है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड तो प्रोटीन के सिचुएशन में आता है, वहां पर तो NH2 ग्रुप है। अब ये NH2 ग्रुप कहाँ से आ गया? यहाँ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ये ग्लूकोनिक एसिड होता है, छोटा सा उसने हमको स्पेलिंग में चेंज करके दूसरा ही कंपाउंड दे दिया है, बराबर से रीड करने पे पता चलता है ग्लूटामिक नहीं ग्लूकोनिक एसिड होता है, दिस इज रॉन्ग। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इट गिव्स ग्लूकोज फ्रुक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज जो है वो लेवो रोटेटरी है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज सही बोला, लेवो रोटेटरी फ्रुक्टोज ये भी सही बोला, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, 2 6-membered cyclic hemiacetal forms of D plus glucose are called anomers, सही बात है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है उसको एनोमर्स बोलते हैं। तो A, C and D आर करेक्ट, A, C, D आर करेक्ट। ओके, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमको एक्सपेक्टेड था, हम इसके ऊपर आने वाले थे, एंड नाउ वी आर हियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।
जहां पर हमको बहुत सारे सीक्वेंस में रिएक्शन दी जाती है और हमको क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन सा किसके साथ मैच करता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चेक करते, शायद ये मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है हमारे पास, C6 फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो सकता है, C6H10O है। वी हैव C6H10O। इसका सबसे पहले DU निकालिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगी। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को अगर देखते हैं तो हमको दिख रहा है कि सभी के सभी ऑप्शन में रिंग दिया जा रहा है, मतलब एक DU का रीजन तो रिंग की वजह से है, दूसरा रीजन डबल बॉन्ड की वजह से होगा। और अभी डबल बॉन्ड किसके साथ है, इधर ऑक्सीजन भी बोल रहा है, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। तो हम इस गैस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम इस गैस के साथ आगे बढ़ गए। ये हमारा C6H10O है। इसका हमने CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन और फिर वाटर के साथ ट्रीटमेंट, प्रोडक्ट लिखना आप जानते हैं, CH3MgBr एंड वाटर। ये CH3 माइनस, ये प्लस, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। कार्बेनियन की रिएक्शन है, कार्बेनियन का सेकेंड प्रोफाइल रिएक्शन, अल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर अटैक। जैसे अटैक करेगा डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओपन होकर O माइनस बनेगा और उस O माइनस को वाटर के साथ ट्रीट करके हम उसको OH में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया, CH3OH। दिस इज Q, दिस इज Q। ये हमारा Q है। अब नेक्स्ट क्या करने बोल रहा है वो, कि इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया, हमको S मिलेगा। अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करेगा, व्हाट विल कॉन्सेंट्रेटेड HCl डू ओवर हियर, ये हमारा जो OH ग्रुप है उसको रिमूव करके, इस OH ग्रुप को रिमूव करके Cl लगा देगा। इन प्रेजेंस ऑफ HCl it will produce CH3 and Cl। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। H+Cl माइनस है, पहले तो H+ ने इसको प्रोटोनेट किया और इसको गुड लिविंग ग्रुप में बदला। OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप बट H2O+ इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये इसने इस पर अटैक किया, पहले तो इसको H2O+ बना दिया, फिर इसका लॉस हुआ, ये कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन का एंड बाय ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये S बन रहा है, दिस इज S। ऑल राइट, फिर यहाँ पर देखिए 20% एसिड है ये और एलिवेटेड टेम्परेचर, तो कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, हीट करने पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही होगी, या फिर बोल सकते हैं अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एसिड और हीट किया जा रहा है, तो क्या जनरेट होगा स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड जनरेट होगा, CH3। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये R है, और दो रिएक्शंस करनी हमको इसकी। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, इसकी रिएक्शन HBr पेरोक्साइड के साथ, HBr पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है ये वाला, इस जगह पर ब्रोमीन जोड़ देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये U बन गया, और इस साइड पे क्या करना है, H2 निकल, मतलब हाइड्रोजनेशन करना है, फिर ब्रोमीन का हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले तो हमने H2 निकल कर दिया, H2 निकल से ये डबल बॉन्ड चला गया, डबल बॉन्ड चला गया, फिर हमने क्या कर दिया, इसको Br2H न्यू कर दिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो फ्री रेडिकल बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये टर्शरी वाला, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, ये हमारा कौन है, T है। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है ST, ये इधर क्लोरीन तो हमारा कहीं बन नहीं रहा था, S को देखिए, S क्लोरीन और मिथाइल सेम पोजीशन पे, ये गलत ऑप्शन है। U एंड S, ये S नहीं था, S तो इधर क्लोरीन लगा हुआ है, ये भी नहीं है। ये S सही बोल रहा है, U सही बोला क्या, यस, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, एंड U ये रहा, ये सही है, एंड T ये, दैट इज आल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन C एंड D बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन C एंड D बोथ आर करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड ही होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट वाज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस।
तो सीरीज सीक्वेंस बोल सकते हैं आप इसको, सीरीज ऑफ रिएक्शन, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जिस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, लेट्स मूव अहेड। Among certain molecules given over here, the total number of molecules containing covalent bonds between two atoms of same kind, थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था मैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई एडवांस की एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स अगर पता है तो उसके बेसिस पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है। डायरेक्टली स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन, दूसरा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, फिर इतने ये सारे मॉलिक्यूल्स गिनिए, टोटल नंबर गिनिए जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड, दो सेम एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। B2H6 डाइबोरेन, ब्रिज बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, या फिर आप बनाना बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं दिखा, ये नहीं है। नेक्स्ट, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, B3N3H6। अल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन को ड्रॉ करते जाइए और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को रखना है, फिर हाइड्रोजन्स को रख देना है। कहीं भी हमारे पास सिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड आए ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। N2O, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज N2O। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स, तो ये हमारा आंसर है। N2O4 देखिए, N2O4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अगेन दोनों सिमिलर एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है, ये भी सही है। H2S2O3, इसका स्ट्रक्चर H2SO4 के जैसे ही होता है, बस इतना ही फर्क है कि एक ऑक्सीजन की जगह पर हमारे पास यहाँ पर एक सल्फर प्रेजेंट है, अदरवाइज ये H2SO4 ही है। ठीक है, H2S2O3। तो यहाँ पे भी हमको SS के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, दैट इज आल्सो करेक्ट। व्हाट इज दिस H2S2O8? क्या है? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। You can see a peroxide linkage is there over here, दो ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये भी सही है। 1 2 3 4 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। Simple straightforward question based on structures. If you know the structures, it is very simple to answer the question. Next, okay, अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर बच्चे सिर्फ एक ही गलती करने के पोजीशन में होते हैं। दूसरा गलती यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ के गया उससे हो ही नहीं सकता। There is only one mistake that students do over here, and that is they don't read the question correctly. क्वेश्चन को सही से पढ़िए, हर बारीकाई से बारीकाई की चीज पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन को रीड करते वक्त, और उससे आपका आंसर सही आ जाएगा। क्या बोल रहा है देखिए, हमारे पास XeF4 और O2F2, द रिएक्शन ऑफ XeO4 एंड O2F2 प्रोड्यूसेस अ xenon कंपाउंड। इसके बीच में रिएक्शन हुआ और एक xenon का कंपाउंड बना हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, अब ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दी हुई रिएक्शन है, XeF4 xenon कंपाउंड्स की रिएक्शन है ये O2F2 के साथ। ये क्या बनाएगा? देखिए ये जो O2F2 होता है ना, इट इज वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। आई रिपीट, इट इज वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये फ्लोरिन्स को प्रोड्यूस करता है और ये फ्लोरिन्स xenon टेट्राफ्लोराइड एक्सेप्ट करके xenon हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट होता है। हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं, xenon के आजू बाजू 6 फ्लोरिन्स हैं और इसके पास एक लोन पेयर है। इसके ज्योमेट्री या फिर शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है ये, या फिर मोनोकैप ऑक्टाहेड्रॉन। ये एक मोनोकैप की तरह लगा होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द होल मॉलिक्यूल इज। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, हम लोग इतने टाइम से जितना भी डिस्कस करते आते हैं, हम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम पढ़ते रहते हैं। तो हम सेंट्रल एटम का गिन के आंसर 1 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमको इधर होल मॉलिक्यूल पे पूछा है। तो होल मॉलिक्यूल में फ्लोरीन भी तो है, तो फ्लोरीन के भी तो लोन पेयर्स को गिनना पड़ेगा। हर फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर से? 3 है, तो 3 2 3 6 जा
टोटल 6 फ्लोरीन है, 3 6 का कितना हो गया 18 प्लस 1 19 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में पूछने लायक कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनको इतना चेक करना था कि क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है क्या, या आप एग्जाम के प्रेशर में यही चीज समझ नहीं पा रहे कि क्या लिखा गया है। यस, दिस इज बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर। ये चीजें क्यों होती है, स्टूडेंट्स ऐसे गलतियां क्यों करते हैं, सब कुछ आने के बावजूद भी वन आंसर लिख के क्यों आते हैं, एग्जाम प्रेशर की वजह से होता है। दे वांट टू टेस्ट दैट वेदर आर यू इन अ पोजीशन टू हैंडल दैट प्रेशर। तो आपको एडवांस एग्जाम में हर दिशा से एनालाइज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और आप हर पैरामीटर को क्वालिफाई करके क्रैक करके फिर एलिजिबल बनते हैं कि आप आईआईटीज में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट व्हिच इज चेक्ड इन दिस क्वेश्चन। देयर इज नॉट अ बिग कंसेप्ट ओवर हियर, कोई कंसेप्ट बड़ी सी नहीं है यहाँ पर। एक छोटा सा पॉइंट था कि ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ये सिंपल एक ही छोटे कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, बाकी इधर तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आ रहा है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेट अस रीड इट। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc देके रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc देके रखा है 1.6 10⁻17। ये 10⁻17 को देख के क्या समझता है कि दिस रिएक्शन ऑलमोस्ट प्रोसीड्स टू कंप्लीशन। ये इक्विलिब्रियम सिर्फ बोलने के लिए लिखा है, अदरवाइज तो ये पूरा ही कंप्लीशन के लिए चला जा चुका है। 10⁻17 उसका K है। ओके, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.06 and 0.2 molar Fe2 plus S2 minus are mixed together. Equal volumes of two solutions are mixed. इसका मतलब concentration हाफ हो जाएगा, इसका मतलब concentration क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिंपल सी कंसेप्ट है ना, क्योंकि आप इक्वल वॉल्यूम्स को ऐड कर रहे हैं, V प्लस V 2V, वॉल्यूम डबल हो गया और सोल्यूट के मोल्स तो उतने ही रहने वाले हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा। तो जो भी दिया है कॉन्सेंट्रेशन उसका आधा कर दीजिए। तो Fe2 प्लस S2 माइनस, ये एक्वस, ये भी एक्वस, इसके कंसंट्रेशन 0.03, इसका कंसंट्रेशन 0.1, प्रोड्यूसेस FeS। ये तो सॉलिड है। जब हम इसके Kc के एक्सप्रेशन को लिखेंगे, सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Fe2 प्लस एंड S2 माइनस। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इज फाउंड टू बी एज एक्सपेक्टेड, लगभग ही खत्म हो गया है, कुछ बचने ही नहीं वाला है ना। द रिएक्शन प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू द कंप्लीशन। तो 10⁻17 है। ठीक है, हमको ये y पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में हमको आंसर देना है। तो देखिए ये रिएक्शन लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये 0.03 है, ये 0.1 है। स्टोइशियोमेट्री तो दोनों की 1 1 ही है, कोएफिशिएंट्स 1 1। तो ये पूरा खत्म होने वाला है और ये थोड़ा बचेगा, बट पूरा खत्म इन द सेंस, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो हम 100% तो खत्म नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि कुछ x बच गया, या फिर y बोल लीजिए, y तो हम फाइंड करने वाले तो x बोल देते हैं, कुछ x बच गया। ये कितना रिएक्ट किया, 0.1 में से 0.03 रिएक्ट कर गया। ठीक है, और ये कितना बनेगा हमको कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.93, 0.97 आएगी, 0.97। ओके, तो बस इन वैल्यूज को वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है केसी के एक्सप्रेशन में। केसी का एक्सप्रेशन के कितना दिया है, 1.6 10⁻17 1 अपॉन Fe2 प्लस वैल्यू इज x and S2 minus is 0.097, 0.097। पॉइंट 0.07 आएगी, 0.1 में से 0.03 का सब्सट्रैक्शन 0.07। यहाँ से x को सॉल्व कीजिए, हो गया 1 अपॉन 1.6 0.07 10⁻17, 10⁻17 ऊपर 10⁻−17 हो जाएगा वो, और इसको सॉल्व करना है 1.6 इंटू 0.07। इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए और जो आंसर आता है वो हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हमको लिखनी है। ठीक है, सिंपल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था जिसमें रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन को चली जाती है। रिएक्शन जब ऑलमोस्ट कंप्लीशन को चली जाती है इक्विलिब्रियम की केस में,
जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है, थोड़ा सा ही बच जाता है, तो वो थोड़ा सा ही बचेगा। यहाँ पर हम लोग उसको ऑलमोस्ट ही खत्म हो गया मान के चलने वाले हैं, 0.1 माइनस 0.03, उसके हिसाब से हमको जो दूसरा रिएजेंट है कितना लेफ्ट है पता चल गया, उसको के एक्सप्रेशन में डाल दिया, उसको इवैल्यूएट करा और हमको आंसर मिल गया। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। यस, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर से। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनिक सोल्यूट, नॉन आयोनिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नॉन आयोनिक है मतलब वेंटा फैक्टर 1 हो गया इसका। ठीक है, dissolved in 39 grams of benzene, its vapor pressure decreases from 650 is P naught, decreases from 650 to PS 640 जब हमने 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया। नेक्स्ट बोल रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ द सोल्यूट इज, हमको डेल्टा टीएफ पूछा है, कितना होगा, दे आर आस्किंग यू डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो हमको मोलार मास एंड मोलार फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट ऑफ बेंजीन देके रखा है, इसका यूज हम करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट चीज पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या होता है, वेंटा फैक्टर टाइम्स एक्स बी। बट हमको और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज आई टाइम्स एन बी अपॉन एन ए। ये दोनों फॉर्मूलेस हमारे लिए हैंडी फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर पी नॉट है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो आई टाइम्स एक्स बी। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन लेते हैं तो एन बी अपॉन एन ए आ जाता है। ठीक है, अब दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, इतना कोई टेंशन नहीं है। ये फॉर्मूला हमारे बुक्स में अवेलेबल होता है, हम इसी फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेट अस सॉल्व यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो पी नॉट कितना है 650 माइनस 640, 10 डिवाइडेड बाय पी नॉट कितना है 650 इज वेंटा फैक्टर तो 1 है। अब ये एन एक्स बी को फाइंड करते हैं हम लोग, किसको फाइंड करते हैं, एक्स बी। व्हाट इज एक्स बी ओवर हियर, एक्स बी क्या है, ये इसको हमको सोल्यूट के मोल्स देके रखा है 0.5, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, 0.5 ग्राम्स, तो इसके मोल्स को एन बी रहने देते हैं, एन बी डिवाइडेड बाय एन बी प्लस 39 ग्राम हमारा बेंजीन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 78 है, तो ये हाफ आ गया। यहाँ से हम एन बी को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हम एन बी को सॉल्व कर सकते हैं। एन बी कितना आएगा, एन बी प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 65 एन बी इज इक्वल्स टू 65 एन बी। तो 64 एन बी इज इक्वल्स टू हाफ, एन बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 128। ये एन बी की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, एन बी की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हमको मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट की मदद से और मोलारिटी की मदद से क्या पूछा है, डेल्टा टीएफ पूछा है। डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज आई के एफ मोलारिटी, वेंटा फैक्टर 1 है, के एफ इनटू मोलारिटी। वी नो के एफ, मोलारिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केएफ कितना दिया है क्वेश्चन में, केएफ इज 5.12। मोल्स अभी हमने निकाले, मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 डिवाइडेड बाय 128 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये 39 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये 1000 से मल्टीप्लीकेशन। बस अब इस कैलकुलेशन को आपको परफॉर्म करना है। इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करके आपको जो भी डेल्टा टीएफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, देयर वाज नॉट एनी डिफरेंट और टफ सिचुएशन ओवर हियर, सिंपल कंसेप्ट पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल काइनेटिक्स से है। ये भी क्वेश्चन जो इनिशियल रेट लॉ है उस रेट लॉ पर बेस्ड है। सिंपल आपको टेबल देके रखा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको मेंशन करके रखिए, उन वैल्यूज को चेक करके आपको आपके के को फाइंड करना पड़ेगा और रेट लॉ को डिटरमाइन करना है। ये दो चीजें हमको करनी है यहाँ से। फर्स्ट चीज क्या दिया है, देखिए हमको रिएक्शन दिया है ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट, तो हम रेट लिख सकते हैं, रेट
is k a raised to some order, b raised to some of its order and c raised to some of its order. वो ऑर्डर है तो हमको ये फाइंड करनी है इस गिवन टेबल की मदद से। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ए सेम है, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और सी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ए सी दोनों सेम है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम्स, तो रेट क्या हो गया, रेट रिमेन सेम। तो क्या पता चला, बी के ऑर्डर पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता, बी का ऑर्डर 0 है। नेक्स्ट यहां पर देखिए ए अभी भी सेम है 2.2.2 और अभी बी सेम कर दिया 0.1.1। सी क्या कर दिया, सी डबल कर दिया, सी डबल करने पर रेट भी डबल हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की सी की पावर 1 से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेज टू 1। लेट्स कम अपॉन ए। अब हमको बी का सेम रखना है, देखिए बी का सेम है 0.1.1, सी का भी सेम है 0.1.1, ए का हमने 0.2 का 0.3 किया, मतलब 1.5 टाइम्स कर दिया। तो हम देखते क्या है, रेट 6 10 रेज टू -5 से 9 10 रेज टू -5 हो गया, ये भी 1.5 टाइम्स हो गया, मतलब ए रेज टू भी 1 है। तो रेट लॉ इज के ए रेज टू 1 सी रेज टू 1, बी रेज टू तो 0 है, बी का कोई यहाँ पर इंक्लूजन नहीं होने वाला है। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी इन वैल्यूज पर रेट को फाइंड करना है, रेट जिसमें रेट y इंटू 10 रेज टू -5 है, तो वो y हमको फाइंड करना है। तो y को निकालने के लिए हमको और क्या चीज लगने वाली है, वी विल रिक्वायर k। हमको इस रेट के एक्सप्रेशन में k लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन तो दे के रखे हैं, तो k को फाइंड करने के लिए ये 4 एक्सपेरिमेंट में से किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को ले लीजिए। जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को लेते हैं, तो रेट कितना दिया है 6 10 रेज टू -5 इज इक्वल्स टू k, a का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 रेज टू 1, बी का कॉन्सेंट्रेशन लेना ही नहीं है, सी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, यहां से k की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 रेज टू, ये -2 उधर जाके +2, मतलब ये 3 10 रेज टू -3 हो गया, 3 10 रेज टू -3 हो गया, या -7 होगा, ये 0.1 0.02 10 रेज टू -2, ये सही है k। अब इस k को इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, रेट के फॉर्मूला में रेट मिल जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू k 3 10 रेज टू -3, a का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.15, b का हमको नहीं चाहिए, c का दिया है 0.15, ठीक है। इन सभी चीजों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 10 रेज टू -5 बोल रहा है 3 10 रेज टू -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0225, 10 रेज टू -5 बोला, -3 यहाँ पर, तो दो डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट करने पड़ेंगे, 3 इंटू 2.25 10 रेज टू -5, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 2.25, दैट वुड बी आवर आंसर। तो इट वुड बी 6.75 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ स्कीम्स देके रखी है, 3 स्कीम्स है जिसके बेसिस पर हमको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, शायद ये ऑप्शंस यहाँ पर मिस हो गए और ये फिजिक्स का स्टार्ट हो गया। इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको 3 स्कीम्स देके रखी है, यू आर गिवन 3 स्कीम्स, 3 स्कीम्स देके रखी है। क्या स्कीम्स देके रखी है, क्या रिएक्शंस हो रही है, एनिलीन की रिएक्शन, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं स्कीम 1, एनिलीन की रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में Br2 एक्सेस H2O के साथ, तो Br2 कहाँ पे जुड़ने वाला है, यहाँ पर Br2 एक्सेस में है H2O, तो ऑर्थो पैरा, ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। Br ऑर्थो की और पैरा की पोजीशंस में लगेगा, एक्सेस में हर जगह पर लगा दीजिए, ऑर्थो पैरा हर जगह पर लगा दिया, NH2 Br Br Br। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, NaNO2HCl, NaNO2HCl डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, NaNO2HCl
इट प्रोड्यूसेस HNO2, इसका मिक्सचर HNO2 बनाता है। HNO2 इसके ऊपर अटैक करके डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। BDS N2+Cl-। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसमें CuCN KCN कर दिया, ये ग्रुप हट के वहां पर साइनाइड जुड़ जाएगा। CuCN KCN, Br तो हमको हर जगह पर लगाना ही है, यहां पर लग गया साइनाइड। नेक्स्ट स्टेप में उसमें H3O+ कर दिया, जो साइनाइड ग्रुप है वो हाइड्रोलिसिस करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस एसिड, ये 3 पोजीशंस पे Br है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज SOCl2 pyridine। SOCl2 क्या करता है? SOCl2 जहां पे भी OH होता है उसको रिप्लेस कर देता है Cl से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है उसको ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। डार्जन्स रिएक्शन की तरह ही इसका मैकेनिज्म है, डार्जन्स रिएक्शन की तरह। डार्जन्स रिएक्शन के जैसे ही इसका मैकेनिज्म है, COCl और ये ब्रोमीन्स कनेक्ट हो गए। ओके, तो स्कीम नंबर 1 हमने Q क्या है बता दिया, ये रहा Q हमारा, दिस इज Q। अब स्कीम नंबर 2 देखिए, बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन है। स्कीम 2, बेंजीन विद ओलियम, सल्फोनेशन होगा। ओलियम के साथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ओलियम इज नथिंग बट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप इसकी रिएक्शन जब हम NaOH हीट के साथ करते हैं और उसमें H+ ऐड करते हैं, ये 2 स्टेप्स एक साथ, NaOH heat and H+. So this is a very well known reaction for formation or preparation of phenol. ये फिनॉल की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। तो यहां से फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। फिर फिनॉल को Br2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको दो, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हमको ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट मिलने चाहिए। उन्होंने मेजर प्रोडक्ट बोला है, तो हम मेजर के लिए पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देंगे। तो वो हमारा क्या है, दैट इज S, दिस इज S। मेजर प्रोडक्ट लिखा है मैंने, यहाँ पर मेजर लिखने के लिए बोल रहे हैं। स्कीम 3 S, ये जो S बना है उसको NaOH और Q के साथ रिएक्ट कीजिए। S, ये रहा S, उसको सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। NaOH एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन का लॉस हुआ, ये जनरेट हो गया। फिर इसकी रिएक्शन Q के साथ करनी है। व्हाट इज Q? दिस इज Q। इस Q को लिखते हैं यहाँ पर प्लस Q। Q इज अ एसिड क्लोराइड, ये 3 ब्रोमीन्स यहाँ पर है। अब क्या होगा, ये जो O- है न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से डिपार्ट होके चला जाएगा। O- का अटैक, Cl का डिपार्चर, इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में और प्रोडक्ट लिख दीजिए। एक, 2, 3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और ये दूसरी बेंजीन रिंग इधर ब्रोमीन। ठीक है, प्रश्न ये पूछा है, अरे हाँ, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ Tr, ये T बना, उसमें कितने ब्रोमीन के एटम्स है, दिस इज T। हाउ मेनी ब्रोमीन एटम्स, 1, 2, 3 एंड 4। तो द आंसर इज 4। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। 4 ब्रोमीन के एटम्स है इसमें। तो अगेन सीरीज ऑफ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ रिएक्शंस देके रखा है, बहुत सारे रिएक्शंस हुए, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3 हुआ। ये सभी स्कीम्स को सॉल्व करने के बाद हमको जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने ब्रोमीन एटम्स है पर मॉलिक्यूल, वो फाइंड करने बोला था। ठीक है, तो कितने रिएक्शन है देखिए, इधर 5, इधर 4, 5 + 4 9,
प्लस ये 2 रिएक्शंस, लगभग 11 रिएक्शंस थी। और ये लास्ट रिएक्शन में हमको S और Q ये दोनों का इस्तेमाल करके फाइनल रिएक्शन लिखनी थी। ठीक है, रिएक्शंस कोई टफ रिएक्शंस नहीं थी, सिंपल सिंपल रिएक्शंस थे। ये रिएक्शंस के बेसिस पे हमको आंसर करना था। ठीक है, चलिए लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन को देखिए, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, सिंपल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या बोल रहा है। इट इज सेइंग दैट साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में हम लोग कौन सी प्रोसेस को यहाँ पर यूज करते हैं? साइनाइड प्रोसेस को यूज करते हैं। साइनाइड प्रोसेस का क्या मतलब होता है? लीचिंग करनी होती है, दूसरा कुछ नहीं है। सुटेबल सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके हमको गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम Cn माइनस की रिएक्शन Q के साथ करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ Q इन वाटर टू फॉर्म R। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। वी हैव गोल्ड विच इज इम्प्योर, ये इम्प्योर है, इसको हमने साइनाइड के साथ ट्रीट किया Cn माइनस, प्लस हमने Cn माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ Q, कुछ तो Q भी है बोल रहा है, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करके R बन रहा है। व्हाट इज दिस Q? दिस इज O2 गैस, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो Q इज O2, Q is O2, दिस इज करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्या प्रोडक्ट बनता है? गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बनता है, AuCN होल ट्वाइस माइनस ये गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बना, इसको उन्होंने क्या बोला है? R बोला है। तो R इज, ये देखिए ये ऑप्शन CuCN4 बोल रहा है, ये 4, ये गलत है, CuCN AuCN ट्वाइस होना चाहिए, ये गलत बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली R इज ट्रीटेड विथ T, इसको T के साथ ट्रीट करके हम गोल्ड और Z को ऑब्टेन करेंगे। T मतलब क्या? हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे इसको, जिंक इज अवर T, T इज जिंक, जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्या करेगा? गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर देगा और जिंक का कॉम्प्लेक्स बनेगा ZnCN होल 4 2 माइनस, जिंक का कॉम्प्लेक्स, और हमको गोल्ड प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। दिस इज लीचिंग ऑफ गोल्ड। सिंपल रिएक्शंस थी, रिएक्शंस के बेस पे क्वेश्चंस था। ठीक है, तो Z इज, ये देखिए Z, हमको Z मिलता है, when R is treated with T we get Z and pure gold, तो Z is this particular complex। क्या ये सही है? Z is this, correct। so options A, B and C are correct। ठीक है, तो that was for today। तो आज की सेशन में हमने क्या देखा? हमने JEE एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने की कोशिश की। जनरली हम ट्रेंड क्या देख रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चीजों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इनऑर्गेनिक के बारे में बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ आज की क्लास में। फर्स्ट चीज ये है कि हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो स्ट्रक्चर्स हमको याद होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी के छोटे छोटे रिएक्शन, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे लाइन से क्वेश्चंस को वो फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज, हम अगर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक है, 2 चीज मैंने इनऑर्गेनिक के बोली, अब ये तीसरी चीज है फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा अलग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस आपको उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करने आना चाहिए। जेईई एडवांस एग्जामिनेशन इज मोर ऑफ एन एप्लीकेशन एग्जाम, वहां पर आपको एप्लीकेशन बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन मैंने खास करके एसिड बेस पे ऐसे लिया था जिसमें आपको वो लिस्ट के हिसाब से आंसर करना है, तो वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ यू डोंट हैव द लिस्ट, प्लीज गेट द लिस्ट एंड यू कैन गेट इट वेरी इजीली इन द बुक्स। वो बुक्स से लिस्ट को लीजिए और उस लिस्ट को याद रखिए, क्योंकि हम हर सवाल एसिड बेस का रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं कर सकते। जब कर सकते तो हम जरूर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इस प्रकार के, पर एडवांस में, खास करके एडवांस में, हमको वो लिस्ट के हिसाब से भी क्वेश्चंस को करने आना चाहिए। और दूसरा, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड ही होते हैं कि हमको बहुत सारे रिएक्शन सीक्वेंस में दी जाती है और उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप ओवर हियर।